की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला 5 मार्च को सागर परिक्रमा का करेंगे उद्घाटन। गुजरात से शुरू होने वाली परिक्रमा मछुआरों, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए तटीय राज्यों में आयोजित करने का है प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई भारी बर्फबारी से सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद। कश्मीर घाटी में करीब 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर होती है सेब की खेती। कश्मीर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन होता है उत्पादन। बिहार के भोजपुर जिले में ड्रोन के सहारे खेती की शुरुआत। जैविक फसलों पर ड्रोन के सहारे ही कीटनाशक और डीकंपोजर का किया छिड़काव। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा गुजरात सरकार के मत्स्य पालन विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और मछुआरों के विभिन्न प्रतिनिधियों के सहयोग से 5 मार्च 2022 को आयोजित किए जाने वाले सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के मांडवी श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू होने वाली ये परिक्रमा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने का एक प्रयास है। इस परिक्रमा को चरणबद्ध रूप से गुजरात और देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान प्रगतिशील मछुआरों, विशेष रूप से तटीय मछुआरों और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों, युवा मत्स्य उद्यमियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना KCC और राज्य योजना से संबंधित प्रमाण पत्र मंजूरी प्रदान की जाएगी। MMSY योजना से संबंधित साहित्य, राज्य की योजनाओं FIDF KCC को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वीडियो और जिंगल से लैस डिजिटल अभियान के माध्यम से मछुआरों के बीच लोकप्रिय बनाया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव प्रतियोगिता के दौरान सागर परिक्रमा पर एक गीत को भी जारी किया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सेब उत्पादक काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें हाल ही में हुई भारी बर्फबारी की वजह से इस साल सेब की अच्छी फसल की उम्मीद है। मध्यम तापमान और घाटी में अनुकूल परिस्थितियों के साथ अच्छी बर्फबारी से इस साल सेब उत्पादकों को बहुत अच्छी फसल की उम्मीद है। सेब किसानों ने बताया कि अच्छे हिमपात से इस बार दवाओं का छिड़काव कम करना पड़ेगा। इसका कारण है कि बर्फ सेब के रोगों को पनपने से पहले ही खत्म कर देता है। बारिश और बर्फ से जमीन में लंबे समय तक नमी रहेगी, इससे सेब की फसल अच्छी होती है और साथ में सेब की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सेब उगाए जाते हैं और कुल उत्पादन लगभग 20 लाख मीट्रिक टन है। स्थानीय सेब उत्पादक मुदस्सर का कहना है कि फरवरी की बर्फबारी सेब के लिए फायदेमंद है और अगर ये बर्फबारी नहीं हुई तो ये उनके लिए कई समस्याएं पैदा कर सकता था। फरवरी स्नोफॉल हुई है, ये हॉर्टिकल्चर के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर हम सेबों की बात करेंगे, अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो इससे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फिर समर्स में आ जाते हैं। लाइक पानी की कमी हो जाती है, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, सेबों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हमें इस साल बहुत उम्मीद थी बर्फ़ पड़ने की, और इसके साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जैसे कि उनके डायरेक्शन के मुताबिक
एक हमें हर बर्फ़ की से पहले एडवाइजरी जारी की जाती है कि किस तरह से प्रूनिंग के हवाले से या जो भी और इक़दाम होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल सेब की जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। कश्मीर बागवानी विभाग के महानिदेशक एजाज अहमद भट्ट ने बताया कि बर्फबारी सेब के लिए शुभ शगुन है। बर्फबारी अच्छा शगुन माना जाता है इस बागबानी के लिए, लेकिन यही गुजारिश साथ साथ हमारी रहती है कि बागों में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी करनी है, क्योंकि जो नए हमने बागात लगाए हैं, बगीचे लगाए हैं, उनको अपरूट होने का खतरा होता है। तो उसमें साथ साथ पानी की जो चैनल्स हैं उनको साफ़ करते रहना है, या उसके साथ कोई सपोर्ट देना है, उस प्लांट को देखते रहना है, मॉनिटर करना है, वो चीज़ें हमने करनी है। और जहाँ जहाँ लगता है कि कोई ख़ास डिजीज़ है या कुछ है, जैसे जैनापुरा में है, उसका अपने CHO से कंसर्न जो होगा उसके मशवरे से ही कोई दवापाशी करनी चाहिए। ये मास ड्राइव है, हम सैम्पलिंग भी करेंगे, इंस्पेक्शन भी करेंगे। जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, HMO है इसका और फर्टिलाइज़र का, इसमें सरकार के आदेश हैं कि इसका एडवांस में सैम्पलिंग करनी है, ताकि हम शेयर करेंगे। जो भी रिजल्ट्स होंगे वो एडवांस में शेयर करेंगे, ताकि कोई गलत चीज़, कोई गलत दवाई एक बागबान तक न पहुँचे। और बिहार भोजपुर जिले में ड्रोन के सहारे खेती की शुरुआत कर जिले के किसानों ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की पहल शुरू कर दी है। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत भोजपुर के हेमतपुर गांव में पहली बार ड्रोन के सहारे जैविक खेती की शुरुआत की गई। हेमतपुर गांव में किसानों ने खेत में लगी जैविक फसलों पर ड्रोन के सहारे ही कीटनाशक एवं डीकंपोजर का छिड़काव किया। किसानों के सहयोग के लिए पटना से अधिकारियों की टीम भी हेमतपुर गांव में पहुंची थी। जिले में ड्रोन से शुरू की गई खेती से कृषि के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन आएंगे। जैविक कॉरिडोर के अंदर हेमतपुर में ड्रोन के माध्यम से जैविक खेती प्रारंभ करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि इस क्षेत्र में पहले से ही 141 एकड़ भूभाग पर जैविक खेती होती आ रही है। इस गांव में भोजपुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा पिछले कई वर्षों से 5 एकड़ भूमि में हरी सब्जी की खेती की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन से खेती होने के कारण किसानों को कम लागत में अधिक फायदा होने का रास्ता साफ हो गया है। ड्रोन से 1 एकड़ वाले खेतों में लगी फसल को मात्र 6 मिनट में सिर्फ 10 लीटर पानी वाले कीटनाशक का छिड़काव हो जाएगा। ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने का एक लाभ ये भी है कि ड्रोन जैसे ही खेतों में प्रवेश करेगा वैसे ही खेत की स्थिति की उसे जानकारी मिल जाएगी। ड्रोन किसान का संकेत दे देगा कि खेत के किस भाग में फसलों को रोग लगा है और वहां किस तरह की दवा के छिड़काव की आवश्यकता है। एक बार जब ड्रोन खेत में प्रवेश करेगा तो उस खेत की मैपिंग भी सैटेलाइट से जुड़ जाएगी। इससे अगली बार बिना किसान के खेत में गए भी ड्रोन अपने हिसाब से खेत में आवश्यकता अनुसार विटामिन या फिर अन्य दवाओं का छिड़काव कर लेगा। KVIC ने बांस उद्योग की उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर निर्यात मनाही हटाने का प्रस्ताव रखा है और ये तारीख है 27 फरवरी 2022। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बांस चारकोल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना देगा। भारतीय बांस उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च इनपुट लागत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार कश्मीर में सर्दियों के दौरान हाईटेक पॉली हाउस में हाइब्रिड सब्जी के पौधे तैयार करती है। पिछले कुछ वर्षों से उच्च तकनीक वाले पॉली हाउस और कृषि विभाग के कठिन प्रयासों से लोगों को बसंत ऋतु सहित विभिन्न अवसरों पर उचित दरों पर गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री मिल रही है। इसलिए इन दिनों पौध सामग्री की तैयारी जोरों पर है और मजदूर कर्मचारी उत्पाद को सही समय पर तैयार करने में व्यस्त हैं। सब्जी की पौध तैयार करने का उद्देश्य उत्पादकों विशेषकर किचन गार्डन प्रेमियों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री उपलब्ध कराना है, जो मार्च के पहले सप्ताह से विभिन्न सब्जियों के रोपण की प्रक्रिया को दिखाना शुरू कर रहे हैं। इसलिए विभाग नोल कोहल, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, खीरा और इसके सहित विभिन्न सब्जियों की गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने का भरसक प्रयास कर रहा है, ताकि वह उचित समय पर बागबानों और किचन गार्डन प्रेमियों के बीच पौध और पौध
सामग्री का वितरण कर सके। इन गुणवत्ता वाली पौध नस्लों की मदद से लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है, क्योंकि वे अपने घरों में अच्छी मात्रा में गुणवत्ता वाली सब्जियां तैयार कर रहे हैं। इसलिए कृषि विभाग इस प्रकार की गुणवत्ता वाली सब्जियों की पौध बड़ी मात्रा में तैयार कर रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इनकी मांग बढ़ती जा रही है। गार्डन के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम सीडलिंग प्रोडक्शन करते हैं, सीडलिंग बनाते हैं, और आजकल यहाँ ये सारा हो रहा है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। उसमें जो हमारे ये सेमी हाईटेक्स आते हैं या कन्वेंशनल पॉली हाउसेज है, पॉली टनल्स हैं, इनमें हम प्रोटेक्टेड इसमें एटमॉस्फेयर में हम सीड लगा के सीडलिंग प्रोड्यूस करते हैं। पॉली हाउसेज का रोल सर्दियों के बावजूद बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हम वो टेम्परेचर दे पा रहे हैं सीड को जो चाहिए, जिससे वो जर्मिनेट हो, जिससे हमारा टाइम भी बच जाए। जो हमारे आने वाले 1 महीना अभी है, इस महीने में हमारी सैम्पलिंग्स तैयार हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ दिस फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यहाँ रेडी हो जाएगी सीडलिंग फॉर सेल। वेजिटेबल्स किचन गार्डन में काम करने वाले कर्मचारियों ने हाईटेक पॉली हाउस में हाइब्रिड सब्जी के पौध तैयार करने की प्रोसेस के बारे में भी बताया। जो हम यहाँ पे पॉली हाउसेज, हमारे कन्वेंशनल पॉली हाउसेज हैं, तो हम उनकी हेल्प से जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, हम उसमें अपनी सैपलिंग्स तैयार कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे जो ताकि जो हमारे ग्रोवर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, लेने आएंगे, तो हम उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए जो हमारी पूरा यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी भी मतलब चल रहा है काम हमारा। यहाँ पर हमारा हॉटबेड भी बने रहेगा, उनको एक डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे देख सकें कि किस टाइप के सैपलिंग अंदर लगे हैं। हमने यहाँ पर पॉली हाउस लगाए और हाईटेक पॉली हाउसेज हैं सर। इनमें ये फ़ायदा होता है कि हम विंटर सीज़न में भी सीडलिंग करते हैं तैयार, और आपने सर देखा है कि छोटे छोटे सीडलिंग्स हो गए हैं तैयार थोड़ा, और हमने सर हार्ड बेड्स भी बनाए हैं। इसका पर्पज़ होता है कि विंटर में हम कैसे सर तैयार करते हैं वो जो हम विंटर में नहीं करते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, और इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन होता है। और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से हुई नुकसान की भरपाई के लिए जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ है, उनकी फसल का 15 दिन के अंदर सर्वेक्षण करवा लिया जाएगा। गैर बीमित किसानों के मामले में संबंधित उपायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला करेगी। जयप्रकाश दलाल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद आगामी 15 दिन के अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम पर उसकी फसल का जोखिम कवर किया जाता है। जयप्रकाश दलाल ने गैर बीमित किसानों के संबंध में कहा कि इस संबंध में संबंधित जिले का उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऐतिहासिक मूल्य दिलाने का कार्य किया है। हरियाणा सरकार ने 450 करोड़ रुपए बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिए हैं। और राजस्थान बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने बताया कि ऊंटनी का दूध डायबिटीज रोगियों और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अमृत तुल्य है। ऑटिस्टिक बच्चों में मेडिकेशन के अलावा ऊंटनी के दूध से 30% से भी अधिक फायदा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि संस्थान ऊंटनी के दूध से बने उत्पादों के अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी ऊंट की उपयोगिता पर ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कैमल इको टूरिज्म से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। ऊंट नृत्य, ऊंट दौड़, ऊंट की सजावट, ऊंट में फर कटिंग जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शादी विवाह जैसे समारोह में ऊंट का इस्तेमाल किए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। NRCC द्वारा समय समय पर ऊंट पालकों एवं किसानों को प्रशिक्षित किया जाता रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RK सावल, वरिष्ठ वैज्ञानिक NRCC ने स्पष्ट किया कि ऊंटों की बहुआयामी उपयोगिता एवं पर्यटन व्यवसाय के नए आयाम के स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए केंद्र ऊंट पालकों को व्यवसाय से जुड़े व्यवहारिक क्षेत्रों में भी पारंगत करना चाहता है, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके।
मैं केमल फर्स्ट में 20 साल में फर्स्ट आया हूँ। केमल कैटिंग में हमें 20 साल है लगातार। थर्ड और सेकंड में कभी भी मैं पीछे नहीं रहा हूँ। 2007 से चलू हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है। हमारा जीवन भर में मैं यही केमल फेस्ट में मैं लग रहा हूँ। अब भी मैं फर्म में हम भाई लोग का मैं अफसरां कने हम पुगे। तो जैसी बात है आप लोगों सब भाइयों और सब सीखने का कोई संभावना हुए तो ये हमारा काम है, सीखो। और भाई कोई माइंडेड काम है ये बहुत माइंड का काम है। ऐसी बात नहीं है कि भाई माइंड का काम नहीं है। आप दिल लगा के काम करोगे तो आगे बढ़ेगा, और दिल लगा काम करेगा तो नहीं बढ़ेगा। और अगली खबर बिहार से है। बागवानी किसानों को पुरस्कार देने का आयोजन किया गया। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष बागवानी महोत्सव का आयोजन करती है। राज्य में उत्पादित सभी प्रकार की बागवानी फसलों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। बागवानी किसानों को ये पुरस्कार देने का काम किया गया है और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। राज्य में उत्पादित सभी प्रकार की बागवानी फसलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। अधिक से अधिक किसानों को इनके विषय में जागरूक कर प्रोत्साहित भी किया जाता है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य के हजारों प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीकृत भी किया था। इस बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता में सैकड़ों किसानों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 854 कृषकों, गार्डनर और पुष्प प्रेमियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया था। इस बागवानी महोत्सव में कुल 18 वर्ग चिन्हित किए गए थे। करीब 10,000 किसानों और आम जनों ने इस 2 दिवसीय महोत्सव में भाग लिया था। विजेता के लिए चयनित 144 प्रतिभागियों को प्रथम, 133 प्रतिभागियों को द्वितीय पुरस्कार दिया गया और 144 प्रतिभागियों को तृतीय, कुल 431 को प्रमाण पत्र और पारितोषिक दिया गया। इस वर्ष इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के फसलों का बीज भी बेचे गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तापूर्ण की गई ये बिक्री। खीरा, नेनुआ, झींगा, करेला, कद्दू, खरबूज, तरबूज, मिर्च, बैंगन के 10,000 बिचड़ा की बिक्री भी यहां की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी में उत्पादित आम, लीची, कागजी नींबू के हजारों पौध की भी बिक्री की गई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से मध्य प्रदेश में बारिश हुई और ओले पड़े। ओलावृष्टि होने से हजारों एकड़ में लगी रबी की फसलों को नुकसान पहुंचा गया और कोतमा और बिजूरी सहित आसपास के दर्जनों गांव में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। आंवला आकार तो कहीं इससे बड़े साइज की ओलावृष्टि हुई जिससे किसानों के खेत में लगी गेहूं, चना, मटर, मसूर, टमाटर, लौकी, गोभी सहित कई फसलों को नुकसान पहुंचा। वहीं तेज बारिश से खेतों में पानी जमा हो गया। किसानों ने बताया कि पहले तो पाला ने वैसे ही दलहन और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अब तैयार होने पर पहुंची मसूर, चना, मटर, सरसों सहित कई नकदी फसलों पर बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपा किया है। बड़े आकार की ओलावृष्टि से फसलें चौटिल हो गई हैं। वहीं तैयार होने पर पहुंची दलहनी और तिलहन की फसलों के नुकसान होने की आशंका अधिक बन गई है। इस ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।
उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के आधा दर्जन जिलों में बुधवार को बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम में बदलाव से सर्द हवा चलने के साथ ही तापमान में गिरावट होगी। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बीकानेर और जयपुर संभाग में दिखेगा। इन जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। शेष राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने का प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिले के कुछ भागों में दोपहर के बाद बारिश हो सकती है। और आइए अब देखते हैं देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव रहा। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 23 जनवरी तक 606,19,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। अब तक लगभग 77 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,18,812 करोड़ 56 लाख रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,86,85,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 56,49,821 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 69,08,431 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 82,62,386 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,35,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नजर डालें तो साल 2021-22 में सामान्य क्वालिटी की धान का एमएसपी बीते साल के मुकाबले 72 रुपए बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह ग्रेड ए क्वालिटी के धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 1,960 रुपए तय किया गया है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेत का ध्यान। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें या सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। किसान मटर की बुआई करते रहे। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर ले। किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है।
उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी सक्षम विकास नामक एक पोस्ट बजट वेबिनार के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो निर्णय हुए हैं वो सारे निर्णय हैं महत्वपूर्ण। इसके साथ ही PM मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण का किया जिक्र। कहा बाइडेन ने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की कही है बात। बाइडेन ने अमेरिका में मेक इन अमेरिका पर दिया बड़ा जोर। PM मोदी ने कहा कि इस बजट में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर बताया गया है बहुत स्पष्ट रोड मैप। देश में मजबूत 5G इकोसिस्टम से जोड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI योजना का किया गया है प्रयोजन। यूक्रेन और रूस संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर ने संभाला मोर्चा। भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री के साथ यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए रोमानिया के लिए रवाना। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। बुडापेस्ट से विशेष विमान करीब 220 भारतीयों को लेकर पहुंचा दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों का किया स्वागत। जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन की स्थिति पर लगातार बनाए हुए हैं नजर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले भारतीय छात्रों का दिल्ली एयरपोर्ट पर किया स्वागत। स्मृति ईरानी ने भारतीय छात्रों से की मुलाकात। गौरतलब है कि ये विमान पोलैंड से पहुंचा है दिल्ली, जिसमें 218 भारतीय छात्र थे सवार। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भारतीय छात्रों के साथ की बातचीत। सिंधिया रोमानिया और मालडोवा के राजदूत से भी मिले। सिंधिया ने बताया कि मालडोवा का बॉर्डर भी खोल दिया गया है भारतीयों के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल। इस चरण में 10 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। इन जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और बलिया है शामिल। इस चरण के लिए 676 उम्मीदवार हैं मैदान में। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 177 करोड़ से अधिक टीकों की दी जा चुकी है खुराक। पिछले 24 घंटों में 8,55,000 से अधिक लगाए गए टीके। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मामले किए गए दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,123 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट हुआ 98.60%।
तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।